वंदे मातरम सभी को। तो कैसे हैं सब लोग। देखो आज एक और नया वीडियो लेके आ चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं उत्तराखंड बोर्ड का जो 2026 के लिए साइंस का सैंपल पेपर आया है उसका सेट नंबर बी, क्योंकि सेट नंबर ए हम कर चुके हैं। ठीक है, तो देखो उसका आई बटन में तुम्हें इधर उधर कहीं लिंक भी मिल रहा होगा। तो अब हम ये सेट बी करने वाले हैं। ये है सेट नंबर बी और ए हम कर चुके हैं। हर बार की तरह रोल नंबर लिखने को बोला, 9 पेज में है, सैंपल पेपर है साइंस का। ठीक हो गया। समय है 3 घंटा, नंबर है 80, 20 नंबर तुम्हें प्रैक्टिकल के मिलेंगे। ये सब पढ़ चुके हैं, बकवास चीज़ें। यहाँ से करते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर देंगे। ये तो देखो साइंस के पेपर में इस साल तुम्हारे पहले के 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं एमसीक्यू वाले। एक एक नंबर के रहेंगे 10 क्वेश्चन, तुम्हें 10 नंबर मिलेंगे। पर एक बात ध्यान रखना, जैसा ये सैंपल पेपर है उत्तराखंड बोर्ड का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये लोग क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं अच्छे खासे, बढ़िया क्वेश्चन है, पहले भी आ चुके हैं वो क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन या उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। पर ये लोग इन लोगों का जो ये क्वेश्चन पूछने का तरीका है ना, ये बिल्कुल बदल गया है। तुम पहले क्वेश्चन में ही देख लो। ये देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊष्मा छेपी प्रक्रिया का उदाहरण है। अब पहले जब ये लोग ऊष्मा छेपी प्रक्रिया का उदाहरण पूछते थे तो बहुत सरल पूछते थे, पर अब क्या पूछा है, पानी का टूटना, श्वसन क्रिया, लाइमस्टोन का क्विक लाइम में परिवर्तन या प्रकाश संश्लेषण क्रिया। बताओ इनमें से कौन सा ऊष्माक्षेपी है। अब ऊष्माक्षेपी क्या होता है, जिसमें ऊष्मा निकलती है। अब जिसको ये पता होगा कि पानी के टूटने में ऊष्मा निकलती है या श्वसन क्रिया में ऊष्मा निकलती है, ये लाइमस्टोन का क्विक लाइम में परिवर्तन होने से ऊष्मा निकलती है या प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है। तो जिसने इनकी रिएक्शंस अच्छे से पढ़ी होंगी उसको ये अच्छे से आ जाएगा। क्योंकि देखो, वन ऑफ द फॉलोइंग एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, पानी का इलेक्ट्रोलाइज, प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन या कन्वर्जन ऑफ लाइमस्टोन इनटू क्विक लाइम, क्विक लाइम का लाइमस्टोन का क्विक लाइम में चेंज होना ये, या प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इनमें से कौन सा बताओ एक्सोथर्मिक है, यानी कि हीट निकलेगी बाहर। जिसने अच्छे से पढ़ा होगा उसको पता होगा। चलो आगे देखते हैं। मतलब ये लोग क्वेश्चन तो अच्छे खासे पूछ रहे हैं पर थोड़ा बहुत ज़्यादा घुमा दे रहे हैं इनको। बच्चों को, उत्तराखंड बोर्ड वालों को खासकर इसकी आदत है नहीं। तो फेरस सल्फेट के ऊष्मीय वियोजन से फेरिक ऑक्साइड बनता है। तो बताओ फेरस सल्फेट का रंग क्या होगा। फेरस सल्फेट क्या होगा, इंग्लिश में पढ़ देते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है, माने फेरस सल्फेट टूट रहा है। इज हीटेड स्ट्रॉन्गली, इसको बहुत ज़्यादा गर्म किया गया है और उससे बन गया है फेरिक ऑक्साइड। तो बताओ कलर क्या होगा फेरस सल्फेट का, क्या कलर था बताओ। फेरस सल्फेट का कलर पता क्या होता है, इसको मैं बताता रहा हूँ, ग्रीन होता है। क्यों, क्योंकि फेरस सल्फेट, हिंदी में इसका आंसर है हरा। क्योंकि फेरस सल्फेट, जो ये फेरस सल्फेट है, इस फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं ना वो हल्के हरे रंग के होते हैं। ठीक है, क्योंकि फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल हैं, इनके जो क्रिस्टल हैं वो हल्के हरे रंग के हैं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ग्रीन होगा। मैं कुछ कुछ आंसर बताते चलूंगा पर कुछ कुछ तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दूंगा, ताकि तुम लोग खुद सोचो और खुद सोचने पर तुम्हें ज्यादा आए। अब सारे आंसर मैं बता दूंगा तो तुम लोग तो अपने हाथ से कुछ प्रैक्टिस करोगे नहीं, कुछ प्रयास करोगे नहीं, तो बेकार चीज है। आगे देखते हैं। जली विलयन एक दिए गए लवण में जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब देखो, लाल लिटमस को नीला बनाना है, तो ये लाल लिटमस को नीला बनाने का काम कौन करता है, अम्ल या क्षार। अब तुम्हारे पास जवाब होना चाहिए, लाल लिटमस को नीला कौन करता है। या तो अम्ल करेगा तो इसमें से अम्ल बताओ, और लवण करेगा तो इसमें से लवण बताओ। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। देखो, ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है इन सब में से जो रेड लिटमस को ब्लू कर दे रहा है। अब रेड को ब्लू कौन करता है, एसिड या बेस। एसिड करता है तो इनमें से कोई एसिड ढूंढो, और अगर बेस करता है तो इनमें से कोई बेस ढूंढ लो। K2SO4, ठीक है, और पोटेशियम सल्फेट है ये, और NH4 का होल ट्वाइस NSO4, NO2CO3 या CH3COONA। अब बताना है ये, ठीक। और ये कौन से चैप्टर से आया है, ये आया है सेकंड चैप्टर से। देखो सेकंड चैप्टर इतना आसान लग रहा था पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं। और ये वाला कौन से आया है, इसका कलर, ये पहले चैप्टर से आया है। और ये किससे आया है, ये भी पहले चैप्टर से आया है। आगे, दिए गए चित्र में से उन कोशिकाओं को पहचानिए जिसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए अत्यधिक मात्रा में गैसों का आदान प्रदान होता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया, जब सूरज की रोशनी में पौधा अपना क्या बनाता है,
खाना बनाता है। तो बताना है कि इनमें से ये एक ये वाला हिस्सा, दो ये वाला हिस्सा और तीन ये वाला हिस्सा या चार ये वाला हिस्सा, ये तो बताओ इनमें से कौन सा वो हिस्सा है जो प्रकाश संश्लेषण में अत्यधिक मात्रा में गैसों को बुलाता है और भेजता है। तो मैं आंसर बता दे रहा हूं, वो है तीसरा। ये वाला हिस्सा है जो प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज्यादा गैसों का आदान प्रदान करता है। अब किताब खोलो और इस वाले हिस्से का नाम ढूंढो कि ये हिस्सा कौन सा है। इंग्लिश में बोले तो इन द फॉलोइंग डायग्राम, इस डायग्राम में आइडेंटिफाई करो उस सेल को जो कि मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज जो टेक प्लेस फॉर फोटोसिंथेसिस। इनमें से ऐसे सेल का पता लगाना है जो कि फोटोसिंथेसिस टाइम पे बहुत ज्यादा गैसेस को एक्सचेंज करती है। तो मैंने बता दिया ये तीसरा वाला जो सेल है ये गैसेस का बहुत ज्यादा एक्सचेंज करता है। अब किताब खोलो और इसका नाम ढूंढो। तो इसका राइट आंसर है थर्ड। आगे देखते हैं। अमीबा में साधारण विसरण की प्रक्रिया किस भाग में होती है? साधारण विसरण की प्रक्रिया तुमने कक्षा 9 में भी पढ़ा है, तो इसके हिसाब से इसका आंसर लगा लेना। केंद्रक में, कोशिका झिल्ली में, खाद्य रिक्तिक में या फिर कोशिका द्रव्य में। इंग्लिश में कहें तो इन एमोइबा इन विच पार्ट ऑफ बॉडी सिंपल डिफ्यूजन टेक प्लेस। अब डिफ्यूजन हम लोगों ने कहाँ पढ़ा है? क्लास 9th में पढ़ा है। ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है? अंदर बाहर आना, वो जो भी होता है। अब वो किस में होता है? न्यूक्लियस में होगा, या सेल मेम्ब्रेन की वजह से होगा, या फूड वैक्यूल्स की मदद से होगा, या साइटोप्लाज्म की मदद से होगा। इसका आंसर मैं एक बार बता दे रहा हूं, ये होगा कोशिका झिल्ली में, सेल मेम्ब्रेन में। क्योंकि विसरण प्रक्रिया मानी डिफ्यूजन प्रक्रिया में कुछ चीजें अंदर आती हैं और कुछ बाहर जाता है। तुम्हें पता होगा क्या अंदर जाता है क्या बाहर जाता है। वो सेल मेम्ब्रेन की वजह से जाता है क्योंकि ये सेमी परमिएबल होती है। हिंदी में ये क्या होती है? अर्ध पारगम्य होती है। ठीक है, अर्ध पारगम्य होती है। चलो आगे। उस विद्युत गुण का नाम बताइए जिसका चिन्ह ओमेगा होता है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन बहुत आसान है। मैं आंसर बता देता हूं फिर बताऊंगा क्वेश्चन कितना आसान है। नेम द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इट ऑफ द मटेरियल हुज सिंबल इज ओमेगा। अब तुमने जब वो चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा वाला, तो ओमेगा किसके लिए यूज कर रहे थे? हम ओमेगा कर रहे थे प्रतिरोध के लिए। ओमेगा दो ओम का प्रतिरोध, तो उसके लिए हम रेजिस्टेंस का यूज कर रहे थे। रेजिस्टेंस के लिए हम किसका यूज करते हैं? ओमेगा का। ओमेगा किसके लिए यूज होता है? रेजिस्टेंस के लिए होता है। अब देखो इसमें डायरेक्ट ये नहीं पूछा कि ओमेगा किसका सिंबल है, इसमें थोड़ा सा ऐड करके पूछ लिया कि उसका नाम बताओ जिसका सिंबल ओमेगा है, यानी कि वो प्रॉपर्टी का नाम बताओ। अब बच्चा सोचेगा यार कौन सी प्रॉपर्टी होगी इलेक्ट्रिसिटी की। अब बच्चा ये थोड़ा पढ़ता है कि रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी की एक प्रॉपर्टी है, तो रेजिस्टेंस को अलग से पढ़ता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। अब बताओ, चार पदार्थ हैं पी क्यू आर एस, इनके अपवर्तनांक दे रखे हैं। पी का ये रहा, क्यू का ये है, आर का ये है, एस का ये है। तो बताओ प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होगी? अगर इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ लें तो इंग्लिश में ये क्वेश्चन कहता है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फोर सब्सटेंस पी क्यू आर एस, इनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है। ये पी का, क्यू का, आर का, एस का रिस्पेक्टिवली दे रखे हैं। इन विच सब्सटेंस, कौन से सब्सटेंस में स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होगी, सबसे ज्यादा होगी। अब देखो ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को। इसमें अपवर्तनांक दे रखा है, यानी कि इसमें हमको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, यानी कि एन दे रखा है। अपवर्तनांक माने एन दे रखा है। पूछा क्या है? प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल पूछी है। स्पीड ऑफ लाइट उसको किससे दिखाते हैं? वी से दिखाते हैं। अब तो अगर तुम्हें याद हो तो इन दोनों के बीच में हमेशा उल्टा रिलेशन होता है। इन दोनों के बीच में हमेशा उल्टा रिलेशन रहता है। पढ़ा होगा किसी ने, अगर ये फॉर्मूला लिखवाया होगा, जिसको अगर किसी को याद हो, ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने ऑफलाइन क्लास में हमारी, कि एन उल्टा होता है 1/v का। अगर एन ज्यादा होगा तो v कम हो जाएगा, और n कम होगा तो v बढ़ जाएगा। यानी कि अपवर्तनांक के कम होने से प्रकाश की चाल बढ़ जाती है, और अपवर्तनांक के बढ़ने से प्रकाश की चाल कम हो जाती है। यानी कि जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा, जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा उसमें चाल सबसे ज्यादा होगी। अपवर्तनांक कम किसका है सबसे ज्यादा? 3.13 का। तो यही इसका राइट आंसर है,
आर में सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होगी। इंग्लिश में कहें तो जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे कम उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे कम किसका है? आर का। तो यहाँ पे राइट आंसर है आर। आगे, इसलिए मैंने पिछले चैप्टर में भी कहा, पिछली वाली वीडियो में भी कहा था कि जो डीप स्टडी करेगा अब उसी को इस पेपर फलने वाला है, मतलब वही अच्छे से इस क्वेश्चन को कर पाएगा, इन क्वेश्चंस को पेपर में। आगे देखते हैं। सॉरी, देखो, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। निम्न में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है? सुनो ध्यान से। द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन इज लेस देन 5.6। जो एसिड रेन होती है, अम्ल वर्षा होती है, उसका पीएच 5.6 से कम होता है, यानी कि एसिडिक नेचर का होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। तो बताओ इसमें से कौन सी गैस ऐसी है जो अम्लीय वर्षा नहीं कराएगी? सीधा सा मतलब है वो गैस अम्ल रूप में नहीं होगी, क्योंकि अम्ल वर्षा कौन कराएगा? जो गैस अम्लीय होगी। पर इनमें से कौन सी अम्लीय प्रकृति शो नहीं करती ये बताना है। इंग्लिश में कहें तो अगर एसिड रेन 5.6 से कम पीएच का होता है तो बताओ कौन सी गैस विच इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, इनमें से कौन सा एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? कौन नहीं होगा? जो एसिडिक नहीं होगा। एसिडिक गैस ही एसिड रेन करवाएगी, तो जो गैस एसिडिक है ही नहीं वो एसिड रेन नहीं करवाएगी। इसका जो सीधा आंसर है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि CO गैस। ये एसिडिक नहीं होती है और ये एसिड नहीं बनाती है, तो ये गैस एसिड रेन नहीं करवाएगी। इसका सीधा आंसर है CO। अगला, एलपीजी किचन स्टोव में जलता है, इसके लिए कौन सा कथन सही नहीं है? एलपीजी का उच्च कैलोरिक मान, एलपीजी एक स्वच्छ और साफ घरेलू ईंधन है, एलपीजी जलने पर विषाक्त गैस निकालती है, एलपीजी का मुख्य गैस ब्यूटेन है। एलपीजी बर्न इन अ किचन स्टोव, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? बताओ एलपीजी के लिए कौन सी स्टेटमेंट गलत है? एलपीजी इज अ हाईली कैलोरिक वैल्यू, एलपीजी इज वेरी नीट एंड क्लीन डोमेस्टिक फ्यूल, एलपीजी प्रोड्यूस पॉइजनस गैस ऑन बर्निंग, ब्यूटेन गैस इज मेन पार्ट ऑफ एलपीजी। अब जिसने क्लास 8th में पेट्रोलियम वाला वो चैप्टर पढ़ा होगा, यानी कक्षा 8 में पेट्रोलियम वाला पार्ट पढ़ा होगा, उसको अच्छे से पता होगा कि एलपीजी का कैलोरिक मान उच्च होता है या नहीं होता है, जो भी होता है। तो सुनो ध्यान से, इसका जो राइट आंसर है ना, कौन सा कथन सही नहीं है, वो ये है, एलपीजी जलने पर विषाक्त गैस निकलती है, ये बात गलत है। यानी कि एलपीजी प्रोड्यूस पॉइजनस गैस ऑन बर्निंग, ये बात क्या है? ये बात गलत है। क्योंकि जब भी हम खाना बनाते हैं तो हमें कोई भी बदबूदार गैस सूंघने में नहीं आती है, या हमारा दम कभी भी नहीं घुटता है। अगर एलपीजी जलने पर विषाक्त यानी पॉइजनस गैस निकालती तो आदमी मर जाता। तो ये बात गलत है, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो गया, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। आगे, एकांक समय में प्रभावित होने वाले आवेश का मात्रक क्या है? द यूनिट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज, इसका आंसर है एम्पियर। क्यों? देखो, यूनिट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, देखो फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम, इट इज इलेक्ट्रिसिटी, इट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? देखो, एकांक समय प्रवाहित आवेश को क्या बोलते हैं हम? विद्युत धारा, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। देखो कितना घुमा क्वेश्चन पूछा, सीधे नहीं पूछा कि बताओ इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है, उसने पूछा फ्लो ऑफ चार्ज का यूनिट क्या है। देखो कितना तेज है वो लोग, सीधा सीधा नहीं पूछ रहे, घुमा के पूछ रहे हैं। ये नहीं पूछा कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है, ये पूछा कि एकांक समय में प्रभावित होने वाले आवेश का मात्रक बताओ। इसलिए मैंने पहले भी कहा था डीप स्टडी करो ध्यान से और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। अब आगे असर्शन रीजन, जिसका हमें पिछली बार भी इंतजार था। एक तुम्हें फैक्ट दे रखा है, एक रीजन दे रखा है। फैक्ट और रीजन, कहानी एक बात बताइए, उसका कारण दिया है। जिंक ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। कैसा है? उभयधर्मी ऑक्साइड। कारण दिया है, धातु का वह ऑक्साइड जो ना तो अम्लों के साथ ना ही क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, उदासीन ऑक्साइड कहलाता है। ठीक, अब देखो बात हुई है उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में, कारण दे रहे हैं ये लोग उदासीन ऑक्साइड का। ध्यान से सुनना, अब आगे इंग्लिश वाले सुनो। जिंक ऑक्साइड इज अ
एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। आगे लिखा है रीजन में मेटल ऑक्साइड विच डू नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड बेस आर कॉल्ड न्यूट्रल ऑक्साइड। देखो कहने के लिए ये भी सही है कि उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, और कारण भी सही है कि धातु के वे ऑक्साइड जो अम्लों के साथ भी नहीं और क्षारों के साथ भी अभिक्रिया नहीं करते हैं वो उदासीन ऑक्साइड होते हैं। बात सही है, कारण भी सही है, कथन भी सही है, असर्शन भी सही है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, और रीजन भी सही है कि मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस से रिएक्शन नहीं करते वो न्यूट्रल होते हैं। बात सही है, पर ध्यान से सुनो, बात कही गई है उभयधर्मी ऑक्साइड की और कारण दिया है उदासीन ऑक्साइड का। तो कथन और कारण दोनों सही तो हैं, पर कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बस रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता क्योंकि यहाँ पे एम्फोटेरिक की बात कही गई थी और रीजन दिया है नेचुरल ऑक्साइड का। ठीक है, ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती है, कोई ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेगा उसको आ जाएगा आंसर। आगे कारण अभिकथन दिया है, हमारी लिखने और बातचीत करने के लिए तंत्रिकाओं में हमारा तंत्रिका तंत्र पेशियों तक संदेश भेजता है। बात सही है, दिमाग सब तक मैसेज भेजता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्र से बना होता है। ये बात भी सही है, जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है कपाल तंत्र और मेरु तंत्रिकाओं से बना होता है। इंग्लिश में क्या कह रहा है, इन आवर एक्शंस ऑफ राइटिंग एंड टॉकिंग आवर नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट्स विद द मसल। बात सही है, हमारा नर्वस सिस्टम काम करते समय लिखते समय हमारे दिमाग से मसल्स को सिग्नल देता है। ये बात सही है, पर अगला है रीजन कार्नियल का कैरेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व फॉर्म द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखो क्या बोला है, कैरेनियल नर्व्स प्लस स्पाइनल नर्व्स दोनों मिलके क्या बनाते हैं, पीएनएस, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ये बात भी सही है, और आज ये फॉर्मूला सब लोग लिख लेंगे कि पीएनएस मिलके, पीएनएस जो होता है वो सीएन और एसएन से मिलके बनता है। अब देखो इसमें असर्शन भी सही है और इसका रीजन भी सही है। ठीक है, असर्शन भी सही है यानी कि कथन भी सही है और कारण भी सही है, पर ध्यान से सुनो, यहाँ पर बात हो रही है तंत्रिका तंत्र की और यहाँ पर कारण दिया है परिधीय तंत्रिका तंत्र का। देखो बात किसकी हो रही है, तंत्रिका तंत्र की, पर कारण दिया है परिधीय तंत्रिका तंत्र का। तो हम ये कहेंगे कि कथन और कारण दोनों सही तो हैं, पर कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। तो ये वाला ये है, कथन और कारण सही है परंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। देखो असर्शन और रीजन दोनों सही हैं कि कम्युनिकेशन होता है और ये दो पीएनएस जो है वो सीएन और एसएन से मिलके बनता है, पर यहाँ पे बात कही गई है कि नर्वस सिस्टम की, पर रीजन किसका दिया है, पर रीजन दिया है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। बात किसी और की कही गई है, कारण किसी और का दे रहे हैं। तो ये तो सही है कि ए और आर दोनों सही है, बस आर ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं करता, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अब आवाज सही आएगी। आगे देखते हैं, मानव रक्त का श्वसक वर्णक का नाम लिखिए जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचा। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, बस थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया। नेम द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बॉडी विच कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू होल बॉडी। वो आदमी का नाम बताओ जो ऑक्सीजन को लंग से उठाकर पूरी बॉडी में फैला देता है। जैसे ये हमारा क्या है, यहाँ पर लंग्स हैं, ठीक, और लंग्स में से जो ऑक्सीजन आई, इस ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाने का काम कौन कर रहा है, हीमोग्लोबिन करता है। पता नहीं है, हीमोग्लोबिन, तो इसका आंसर है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन वो आदमी है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है, इसका आंसर हीमोग्लोबिन हो जाएगा। हीमोग्लोबिन सारे बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाता है लंग से। ठीक है, उत्तल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब जब फोकस और लेंस के बीच हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ये तो भाई जो दो डायग्राम बने हैं ना उसी से पता लगा लेना। व्हेन इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस, नहीं दो नहीं, उत्तल कॉनकेव लेंस, ये उल्टा नहीं पूछ लिया।
उत्तल लेंस के द्वारा, और यहाँ पूछा है कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स होना चाहिए। अगर ये अगर हिंदी में क्वेश्चन पढ़े तो यहाँ पर कॉन्वेक्स होगा, और अगर इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़े तो यहाँ पर अवतल होना चाहिए। तो थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पर, तो तुम दोनों का कर लेना। बताना है कि जब इमेज क्या यहाँ पे बनेगी, जब ऑब्जेक्ट रखा जाएगा फोकस और लेंस के बीच में। ठीक है, बताना है नेचर क्या होगा उसका। ठीक है, आगे देखते हैं। उस कार्बनिक यौगिक का प्रक्रियात्मक समूह का नाम बताइए जो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करके तीव्र बुदबुदाहट करता है। देखो, कार्बनिक यौगिक का नाम बताना है, तो ये जो चैप्टर है कार्बन वाले चैप्टर से आया है, यानी कि चैप्टर नंबर 4 से आया है। इंग्लिश में नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन अ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच गिव एफरसेंस विथ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कौन रिएक्शन करता है, कौन सा कार्ब ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये आया है चैप्टर नंबर 4 से, कार्बन वाले चैप्टर से। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्योंकि चौथे चैप्टर में है। अब ध्यान से सुनो, हमने अपने ऑफलाइन क्लास में बड़े अच्छे से पढ़ा रखा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ एक ही आदमी की रिएक्शन होती है। वो कौन है? देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ एक ही आदमी की रिएक्शन होती है, और वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड है वो। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH। इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। आगे, पादप हार्मोन का नाम बताइए जो पत्तियों को गिरने के लिए जिम्मेदार होता है। ये तुम्हें मिलेगा चैप्टर नंबर 5-6 चैप्टर में मिलेगा, पढ़ लेना ध्यान से खोज के। क्या होता है जब कोई अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है, उसे उदाहरण सहित समझाइए और संतुलित रासायनिक अभिकरण दीजिए। उत्तर बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धातु ऑक्साइड से अम्ल की अभिक्रिया हो रही है, तो चैप्टर नंबर 2 में मिलेगा अम्लों के रासायनिक गुण में। ठीक है, भौतिक गुण रासायनिक गुण होते हैं, रासायनिक गुण में मिलेगा। व्हाट हैपेंड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड। एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटल ऑक्साइड से, कौन सी रिएक्शन है? चैप्टर नंबर 2, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज। वहां पढ़ना तो आराम से मिल जाएगा। इसके लिए तुमको एक एग्जाम्पल के साथ एक केमिकल रिएक्शन लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है, आराम से कर लेना। पक्षियों और स्तनपायी जीवों में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को मिलाने से क्यों रोका जाता है? क्यों रोकना महत्वपूर्ण है? वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग द बर्ड एंड मैमल्स। बर्ड्स मतलब पक्षियां, मैमल्स मतलब जिनके पास स्तन होते हैं। ठीक है, तो वो जीव, उनके लिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का अलग अलग रहना क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो, जो हिंदी में कहें तो वो जीव जो सजीव होते हैं, उनका पूरी बॉडी ऑक्सीजन वाले ब्लड से चलती है, क्योंकि ऑक्सीजन ही वहां जाता है और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में वहां उसको ग्लूकोज को तोड़ता है, फिर एनर्जी बनाता है। तो अगर ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित ब्लड मिल जाएंगे तो उतनी मात्रा में ऑक्सीजन की वाला ब्लड शरीर में नहीं पहुंच पाएगा जितनी मात्रा में चाहिए होता है, और हमें उतनी एनर्जी नहीं मिल पाएगी। इसीलिए इसको अलग रखना जरूरी है। इंग्लिश में कहें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी पूरी बॉडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ही चल पाती है। सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम पर जब ग्लूकोज टूट के एनर्जी मिलती है तो वो ऑक्सीजन की वजह से होती है, और अगर पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमें उतनी अच्छी मात्रा में एनर्जी नहीं मिलेगी जितनी अच्छी मात्रा में हमें जिंदगी जीने के लिए चाहिए होती है। ये इसका आंसर है। आगे, जब किसी 20 ओम वाले प्रतिरोध वाले तार को खींचा जाता है तो उसकी लंबाई दुगनी हो जाती है। इस तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? इसके मैंने 3 क्वेश्चन हमारी ऑफलाइन क्लास में करवाए हैं। अ पीस ऑफ वायर ऑफ 20 ओम रेजिस्टेंस इज ड्रॉन आउट सो दैट इट लेंथ इज इंक्रीज टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। वो अपनी ओरिजिनल लेंथ से 2 गुना लंबा हो जाता है जब उस तार को खींचा जाएगा। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर न्यू सिचुएशन। बताओ अब खींचे जाने के बाद उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो तुम्हें पहला यानी कि R1 दिया था 20 ओम, अब तुमसे R2 पूछा है, और तुम्हें लंबाई को मान लो, अगर हम लंबाई को x मान लेते हैं तो अब उसकी लंबाई क्या हो गई है? 2x हो चुकी है।
तो ऐसे करके हम पता लगा लेंगे, ठीक है। अब इसके वो जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले में रख लेना। अब फॉर्मूला कौन सा होता है किताब में ढूंढने में मिलेगा। मैंने फिर कह रहा हूँ कि हमारी ऑफलाइन क्लास में मैंने 3 क्वेश्चन करा रखे हैं ऐसे। आगे, एक बुजुर्ग व्यक्ति आँख से थोड़ा दूर अखबार पकड़ता है और पकड़ने पर उसकी आँख की संरचना अलग दिखती है। संक्षेप में लिखिए कि वह परिवर्तन करने की कोशिश क्यों कर रहा है। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन सीधा सा है, बस उल्टी तरह से पूछा गया है ये क्वेश्चन भी। एक बुजुर्ग आदमी है, वो आँख से थोड़ा सा दूर अपने न्यूज़पेपर को रख रहा है, तो भाई उसको नजदीक का नहीं दिखाई दे रहा होगा, तभी तो उसने दूर रखा। अब तुम्हें यह बताना है कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ध्यान से सुनो, एन एल्डरली पर्सन होल्ड अ न्यूज़पेपर स्लाइटली अवे फ्रॉम द आइज। एक बुढ़ा आदमी है, अपनी आंखों से न्यूज़पेपर को थोड़ा सा दूर रख रहा है। द स्ट्रक्चर ऑफ द आई इज डिफरेंट व्हेन हेल्ड। जब भी ऐसा करता है उसका आंख का स्ट्रक्चर बदल जाता है। ब्रीफली एक्सप्लेन, अच्छे से बताओ, मतलब शॉर्ट में बताओ कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा था, क्या चेंज करने की कोशिश कर रहा था। अब उसका आंख यहाँ पे फोकस नहीं कर पा रही है, तो थोड़ा दूर लेके जा रहा है। जहां पर आंख फोकस कर रही है उसको अच्छे से दिख रहा है। अब आंख का ये जो फोकस करने का होता है सिस्टम, वो अपने फोकस को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। अब ध्यान से सोचो और ये बताओ कि आंख का फोकस चेंज करने का जो वो होता है, प्रोसेस होता है, वो क्या होता है, कौन सी पावर होती है, ठीक है। ये उसका आंसर हो जाएगा। मैं वैसे बताऊंगा नहीं, पर सोच लो। आगे देखते हैं, नए ब्रायोफिल्म के पौधे किस प्रकार पुराने पौधे की पत्तियों से बनते हैं। अपने उत्तर को चित्र से समझाइए। वो ब्रायोफिल्म वाला बताना, ये रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में है, ठीक है। रिप्रोडक्शन यानी कि ये प्रजनन वाले चैप्टर में है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन वाले में। या इसके और में एक क्वेश्चन और है तुम्हारे पास ऑप्शन में, अमीबा द्वारा दर्शाए जाने वाले पोषण के प्रकार का नाम लिखिए और व्याख्या कीजिए वह जीव अपना भोजन किस प्रकार ग्रहण करता है। नेम द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एग्जिबिटेड बाय अमीबा। बताओ कि अमीबा कौन सा न्यूट्रिशन है अमीबा का, हेट्रोट्रॉफ है कि ऑटोट्रॉफ है, ये सब बताना है। और ये कौन चैप्टर से आया है, लाइफ प्रोसेस, ठीक है। अच्छे से पढ़ा रखा, लाइफ प्रोसेस यानी कि चैप्टर नंबर 5, जैव प्रक्रम वाले चैप्टर से है ये, हिंदी में। तो बताना है कि अमीबा है ऑटोट्रॉफिक है या हेटरोट्रॉफिक है, कैसा है हेटरोट्रॉफिक में, अलग अलग। एक्सप्लेन हाउ फूड इज टेकन इन द डाइजेस्टेड बाय ऑर्गेनिज्म। अब बताना है कि ये अपना भोजन कैसे निकालता है, यानी कि अपने आगे वाले हिस्से को थोड़ा सा ऐसे फैला लेता है, फिर उसको पूरा घेर लेता है, फिर अपने अंदर लेता है, वाला डायग्राम बनाना है। आगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी रहित बर्तन में क्यों रखना चाहिए, इससे संबंधित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये भी पार्ट नंबर 2 से आया है, अम्ल और क्षार से। क्वेश्चन है, वाई पीओपी शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, गिव अ केमिकल रिएक्शन। अब ये भी क्वेश्चन अच्छा है, पर इसको भी घुमा दिया। अब पता है, तुमने अच्छे से पढ़ा होगा कि हमने पीओपी कैसे बना। पीओपी में जिंक सल्फेट को जब गर्म किया 373 डिग्री पर, उसका पानी हटा दिया, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। और मैंने हमारी ऑफलाइन क्लास में बड़े अच्छे से बता रखा था कि जैसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी कांटेक्ट में आएगा, वो फिर से क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। इसीलिए अगर बर्तन में थोड़ी सी भी नमी रहेगी तो नमी के साथ कांटेक्ट कर लेगा और पीओपी नहीं रहेगा। इसलिए उसको ऐसे बर्तन में रखा जाता है जहां नमी नहीं होनी चाहिए, यानी कि पानी और मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वापस क्या रिएक्शन करके क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा और सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, पर जिसने ना क्लास में ध्यान से पढ़ा होगा मजे आ जाएंगे उसके। ओजोन परत की क्षति चिंता का विषय क्यों है, इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। भाई ओजोन लेयर है, उसको खराब होगी तो सन की हार्मफुल रेज हमारे पास आएंगी, बहुत दिक्कतें होंगी, उसी बारे में लिखना है। इसका एक ऑप्शन में है वाई, इसको पढ़ लेते हैं। वाई इज डैमेज द ओजोन लेयर, कॉज ऑफ स्कैन, हाँ कंसर्न, ये कंसर्न का टॉपिक क्यों है, माने चिंता का विषय क्यों है ये कि ओजोन लेयर हमारी खराब हो रही है, इसके बारे में लिखो। व्हाट स्टेप हैज बीन लिमिट टू इज दिस डैमेज, उसको खराब होने से कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में लिखना है। व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार आहार श्रृंखला द्वारा हानिकारक रसायन हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। मानव शरीर इन हानिकारक, यहां भी मिसप्रिंट हुआ है, हानिकारक होना चाहिए,
रसायनों की सांद्रता अधिकतम क्यों होती है? एक्सप्लेन हाउ सम हार्मफुल केमिकल्स एंटर आवर बॉडीज थ्रू अ फूड चेन। फूड चेन में से एक के बाद एक से हमारे पास हार्मफुल केमिकल कैसे आते हैं, इसका एक्सप्लेन करना है। व्हाई इज द कंसंट्रेशन ऑफ दीज हार्मफुल केमिकल फाउंड टू बी मैक्सिमम ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में केमिकल का कंसंट्रेशन ज़्यादा क्यों होता है? ये कुछ नहीं है, लास्ट चैप्टर से आया, फूड रिसोर्सेज वाले से, ठीक है, आहार श्रृंखला वाले चैप्टर से आया ये, पढ़ लेना, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। आगे सबसे बढ़िया न्यूमेरिकल है ये, देखो, 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 72,000 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने के लिए ऊष्मा का मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में पढ़े तो कैलकुलेट द हीट पता करनी है। व्हेन इतना कूलॉम का चार्ज दे रखा है, ट्रांसफर हो रहा है टाइम 1 घंटे में, थ्रो अ पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 50 वोल्ट, यानी कि V दे रखा है 50 और C कूलॉम C दे रखा है, कितना दे रखा है 72,000 कूलॉम, सॉरी Q दे रखा है 72,000 कूलॉम, और टाइम दे रखा है तुमको 1 आवर का, 1 घंटा। तो बताओ H क्या होगा? अब जिसने H के मैंने 3 फॉर्मूले या 2 फॉर्मूले लिखवाए थे, अब जिसको फॉर्मूले याद होंगे वो आराम से निकाल लेगा, ऊष्मा निकाल लेगा, ऊष्मा के फॉर्मूले लिखवाए हैं। आगे, एक पदार्थ X जिसका उपयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके गैस Y बनाता है, जिसका उपयोग एक प्रकार के अग्निशामन यंत्र के रूप में किया जाता है। पदार्थ X और पदार्थ Y का नाम बताइए और होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक अभिकरण की दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, पर ये भी देखो कितने बढ़िया तरीके से दिया गया है। एक पदार्थ है X जिसका प्रति अम्ल के रूप में यूज किया जाता है। अब हिंदी वाले ध्यान देना कि हमारे चैप्टर नंबर 2 जो अम्ल और क्षार है, उसके पीछे एक प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्रति अम्ल के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है, पेय अपच के उपचार में प्रति अम्ल का यूज होता है। उस वाले क्वेश्चन को ध्यान से याद रखो। और देखो, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl के साथ करके गैस बना रहा है, और उस गैस का उपयोग अग्निशामन यंत्र के रूप में किया जाता है। तो ध्यान से मुझे एक बात बताओ कि ऐसा हमने लास्ट में 4 या 5 बनाए थे सोडियम के यौगिक, उन सोडियम के यौगिकों में एक बार उपयोग मैंने लिखवाया था कि इसे अग्निशामन के रूप में उपयोग किया जाता है, वही इसका आंसर है और कुछ नहीं है, और उसकी रासायनिक अभिक्रिया लिख देनी है। आगे देखो, इंग्लिश वालों के लिए, अ सब्सटेंस X, एक सब्सटेंट है X, उसका यूज किया जाता है एंटी एसिड की तौर पर, ठीक है, और क्या कहते हैं, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ HCl के साथ रिएक्ट करके एक गैस बनाता है। उस गैस का यूज किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पर, अब एक्सटिंग्विशर के तौर पर। अब आग बुझाने वाला यंत्र यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर, मैंने जब वो सोडियम के कंपाउंड लिखवाए थे हमारी ऑफलाइन क्लास में, और तो उसमें मैंने एक का यूज में लिखवाया था कि इट इज यूज एज फायर एक्सटिंग्विशर, उसे हम आग बुझाने वाले प्रोडक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। जिसके में ये यूज लिखवाया था वही उसका आंसर है, और उसी सब्सटेंस का नाम लिख देना है XY का, और उसकी एक रासायनिक इक्वेशन लिख देनी कि वो कैसे बनता है, ठीक है। अब वो कौन सा था, सोच लो कौन सा कंपाउंड था वो, ऐसा कंपाउंड जिसके यूजेस में फायर एक्सिस्टर लिखवाया है, बस। लेंस, अगला क्वेश्चन 16वां, लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर रखी एक वस्तु लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक आभासी प्रतिबिंब बनाती है। लेंस की फोकस दूरी बताओ, प्रतिबिंब का बनना दर्शाने के लिए आरेख खींचिए। अब भाई दूरी दे रखी है वस्तु की, यानी कि U दे रखा है तुमको 50 सेंटीमीटर, और वस्तु, सॉरी लेंस से, हाँ, लेंस के सामने, और V दे रखा है तुमको 10 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बनता है। तो बताओ फोकस दूरी क्या होगी? तो सीधा सा जवाब है इसका 1/F बराबर 1/U प्लस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस 1/V, इस वाले सूत्र में रख दो, या सॉरी ये उल्टा हो गया थोड़ा, 1/V माइनस 1/U, इस सूत्र में रख दो, V और U का मान आ जाएगा, V F आ जाएगा। एन ऑब्जेक्ट प्लेस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस, ऑब्जेक्ट को रखा है 50 सेंटीमीटर दूर, U दे रखा है, दैट प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज दे रखी है V दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो बताओ कहाँ गया, हाँ,
ऑल्सो ड्रॉ अ रे डायग्राम, इसके लिए रे डायग्राम बनाओ। और फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ऑल्सो कैलकुलेट द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ बता दो। फॉर्मूला क्या होता है लेंस का, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसमें वैल्यू रख दो, आ जाएगा, 3 नंबर मिल जाएंगे, बहुत बढ़िया। और डायग्राम बना लेना, बहुत डायग्राम बनाए हैं। आगे आगे हमसे कहता है उपयुक्त रासायनिक समीकरण की सहायता से निस्तापन और भर्जन के बीच 2 मुख्य अंतर बताइए। अब देखो हमारी ऑफलाइन क्लास में मैंने भर्जन और निस्तापन बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा रखे हैं और पूरे अंतर बता रखे हैं और रिएक्शन के साथ बताए हैं। तो ये बताना है अयस्क के निस्तापन और भर्जन के निस्तापन के पश्चात प्राप्त उत्पाद से धातु का अपचयन किस प्रकार किया जाएगा। मैंने ये भी कहा था अगर तुम चाहे भर्जन करो चाहे निस्तापन करो पहुंचोगे एक ही कंडीशन पर, फिर वहां से सेम प्रोसेस होती है, उसका नाम लिखना है यहाँ पर, ठीक है। इससे होने वाले समीकरण लिख दिया, वो तो लिखवा दी थी, तो वही वही है जो उस समय करवाया था, वही कॉपी यहाँ छाप देना है। देखो विद द हेल्प ऑफ सुटेबल केमिकल इक्वेशन, एक अच्छी सी इक्वेशन के साथ 2 डिफरेंस बताने हैं कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बीच में, अच्छे से बता रखे हैं मैंने, ठीक है। हाउ आर मेटल्स रिड्यूस फ्रॉम द प्रोडक्ट और ऑब्टेन आफ्टर कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग ऑफ द ओर। ओर का रोस्टिंग और कैल्सिनेशन कराने के बाद हमें उस मेटल को रिड्यूस कैसे करेंगे, यानी उसका रिडक्शन कैसे करेंगे। तो मैंने उस दिन कहा था कि चाहे तुम रोस्टिंग करो चाहे तुम कैल्सिनेशन करोगे पहुंचोगे एक ही स्टेप पर, फिर वहां से रिडक्शन करोगे, तो वहां पर उसी को लिखना है कि वहां से वहां पर कैसे पहुंचेंगे। और इसके लिए केमिकल इक्वेशन तो मैंने लिखवाई थी, वही करना है, ठीक है। जिसने उस दिन अच्छे से पढ़ा होगा वो कर लेगा, ठीक। तो अपनी किताबें भी देख लेना एक बार, सबको मिल जाएगा ये। आगे मानव में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया मुख्य चरणों में समझाइए, नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाइए। ये किसमें है, ये किसमें है, ये रिप्रोडक्शन वाले में शायद नहीं, किसमें है ये, हाँ ये चैप्टर नंबर जैव प्रक्रम में है, ये लाइव प्रोसेस में, ठीक है। हाँ उसमें पढ़ लेना आराम से। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, और ह्यूमन में बताओ, स्टेप बाय स्टेप बताना, और एक लेबल डायग्राम बनाना है नेफ्रॉन का, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। श्वसन शरीर के लिए महत्वपूर्ण कार्य है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। भाई सांस लेना क्यों जरूरी है, अगर तुम सांस ही नहीं लोगे तुम्हारे शरीर में जो ग्लूकोज बना है वो टूटेगा कैसे, और अगर वही नहीं टूटेगा तो तुमको एनर्जी कैसे मिलेगी। तो हमें ये लिख देना है कि श्वसन हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से हमारा कोशिकीय श्वसन होता है और जिससे ग्लूकोज को टूटने के कारण ऊर्जा मिलती है, इसलिए जरूरी है। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, प्रत्येक का उदाहरण दिए। वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन दोनों बताया है, तो अच्छे से पढ़ लेना। रेस्पिरेशन इज वाइटल फंक्शन ऑफ बॉडी, ये बहुत जरूरी होती है बॉडी के लिए रेस्पिरेशन। जस्टिफाई द स्टेटमेंट, जस्टिफाई कैसे करोगे, यही बताना है कि बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, उस टाइम पर हमारे बॉडी में ग्लूकोज बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर होता है। वहां जब हम सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं तो उस टाइम पर इसी रेस्पिरेशन की वजह से ऑक्सीजन जो जाती है उससे हमें उस ग्लूकोज के टूटने से एनर्जी मिलती है, तो ये बताना है। अब आगे पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, गिव एग्जांपल। अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से कर लो आराम से। बौद्धे में निषेचन की प्रक्रिया कब शुरू होती है, क्रिया विधि क्या है, पराकल किस प्रकार भिन्न होते हैं। रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में छोटा टॉपिक है, बढ़िया मिल जाएगा, आराम से पढ़ लेना। रिप्रोडक्शन माने जनन वाले चैप्टर में है, ये प्रजनन वाले चैप्टर में, ठीक। व्हेन डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कब होता है प्लांट में, ये बताना है। व्हाट इज द मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म क्या है, और ये कैसे पॉलिनेशन से कैसे डिफरेंट है। सॉरी। तो जिस आदमी ने फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन का डिफरेंस पढ़ा होगा वो इस क्वेश्चन को आराम से कर लेगा। यानी कि परागण किस प्रकार, यह परागण से किस प्रकार भिन्न है ये बताना है। निषेचन और परागण में क्या अंतर है, उसी से लिख लेना इसका आंसर। हाँ ये देखो, निम्नलिखित की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल क्या होता है, पढ़ लेना भाई, सब पढ़ा रखा है। और H2S की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, प्रोपेनॉन की, F2 की। ऑफलाइन क्लास में सारे करवा रखे हैं, यहाँ पे कराने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है एथेनोइक एसिड का, H2S का, प्रोपेनॉन का और F2 का, फ्लोरीन गैस का, ठीक है। हाँ देखो, मेंडल के मटर के बीज पर
वंशानुगत के क्या नियम है? हाँ, एक संकर और द्विसंकर क्रॉस में क्या अंतर है ये बताना है। एक संकर क्रॉस में जैसे टी टी ये वाला था, एक संकर क्रॉस हो गया, और द्विसंकर क्रॉस आर आर वाई वाई ये सब याद कुछ याद आ रहा है, यही सब बताना है इसमें। और वंशानुगत के उसके 3 नियम है, स्वतंत्र अपीयन का नियम, प्रभाविता का नियम, ये सब नियम लिखना है इसमें। इसमें क्या करना है, व्हाट आर द मेंडल्स रूल ऑफ इनहेरिटेंस पीक सीड, मटर के पौधे के लिए उसने इनहेरिटेंस के क्या रूल बताए ये लिखना है। 3 रूल हैं उसके, डोमिनेंस वाला रूल वही सब। डिफरेंस बिटवीन मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड और मोनोहाइब्रिड दोनों में अच्छे से पढ़ा रखे हैं मैंने, उसका अंतर लिखना है। और अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? देखो कितना फर्जी क्वेश्चन पूछा है, पर पूछा घुमा के है। लेंस की क्षमता क्या होती है हिंदी में? पी होती है। उसका व्युत्क्रम क्या होता है? एफ होता है। ये देखो सूत्र होता है। आगे, किसी लेंस की फोकस दूरी दे रखी है, इस लेंस की प्रकृति और क्षमता बता दो। अब देखो फोकस दूरी माइनस की दे रखी है, माइनस दूरी किसकी होती है? अवतल लेंस की, ठीक है। तो प्रकृति लिख लेना। यदि किसी बिंब को इस लेंस के प्रकाशिक केंद्र से इतना दूर रखा जाए तो बताओ नए कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार आवर्धन का चिन्ह क्या होगा? ये परिपाटी आवर्धन चिन्ह मैंने अच्छे समझा रखे हैं। इंग्लिश में, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ पावर ऑफ लेंस, लेंस का पावर का रेसिप्रोकल, पावर ये रही, रेसिप्रोकल ये रहा, क्या होता है? फोकस होता है। चलो, द फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर माइनस की, व्हाट विल बी द नेचर एंड द लेंस ऑफ द पावर, पावर के में फॉर्मूले में ये रख दो, बराबर आ जाएगा। यहाँ पर फोकस दूरी रखो, पी का वैल्यू निकाल लो। आगे नेचर क्या होगा? नेचर कैसे पता लगाओगे? देखो ये माइनस में दे रखी है, यानी कि ये कॉनकेव लेंस की है, ठीक है, तो पता लगा लो नेचर। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर यानी कि लेंस से उसे 20 सेंटीमीटर दूर रखा गया है इसी ऑब्जेक्ट को, तो बताओ उसका न्यू कार्टेशियन साइन क्या होगा और वो कितना उसका मैग्निफिकेशन का साइन होगा। ये सब पढ़ा रखा है आराम से। आगे कार्टेशियन क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे करके बनाया था, ये ऊपर को बनाया था, नीचे को बनाया था, यही सब ऊपर को प्लस में दिखाते हैं, नीचे को माइनस में दिखाते हैं, इससे पीछे माइनस होता है, इससे आगे प्लस होता है, ये सब या इस, हाँ ठीक है, या हाँ यही सब, ये इससे आगे माइनस, इससे आगे प्लस होता है, इससे आगे माइनस, ये जो था ये सारा खेल यही सब कार्टेशियन वाला था। आगे देखते हैं अब 24वां क्वेश्चन, कोई महिला किसी चट्टानी पर्वत पर चढ़ते समय भयभीत हो रही है, यानी कि उसको क्या लग रहा है? डर लग रहा है। उसका शरीर ऐसी तनावपूर्ण भयानक स्थितियों से लड़ने रहने और लौटने की तैयारी में लगा है। टोटल मेन काम उसको डर लग रहा है। अब मुझे बताओ उस महिला के रुधिर में स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए। भाई डर जब लगता है तो कौन सा हार्मोन पैदा होता है वो लिखना है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, घुमा के पूछा गया है कहानी बना के कि डर लगते समय कौन सा हार्मोन पैदा हो जाता है। इस स्थिति में स्रावित हार्मोन ग्रंथि का नाम लिखिए। अब वो हार्मोन जो पैदा हुआ वो कौन सी ग्रंथि से निकला उसको बताना है। इस हार्मोन के स्राव के परिणाम स्वरूप महिला के शरीर में होने वाली 2 अनुक्रियाएं लिखिए। डर वाला जो हार्मोन होता है उसके क्या लक्षण होते हैं, उससे क्या प्रतिक्रियाएं होती है, ये जब पढ़ाया होगा तो आराम से तुम्हें बताया भी गया होगा, तो उसको लिख लेना है। इंग्लिश में पढ़ें तो है, अ वुमेन वाइल क्लाइंबिंग अ रॉकी हिल कम्स इनटू पैनिक, वो पैनिक हो जा रही है, उसे फियर हो रहा है, डर लग रहा है, उसे हड़बड़ाहट हो रही है। हर बॉडी स्टार्ट रिएक्टिंग इन अ फाइट टू फ्लाइट कंडीशन टू एडजस्ट द डेंजरस सिचुएशन, ठीक है, वो अपने आप को सिचुएशन में ढालने की कोशिश कर रही है और वो बेचारी डरी हुई है। तो हमको ये बताना है कि नेम द हार्मोन सीक्रेटेड इन द ब्लड ऑफ द ह्यूमन वुमेन इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में जब उसे डर लग रहा है तो उसके ब्लड में कौन सा हार्मोन पैदा होना शुरू हो जाएगा, ये लिखना कि डर के लिए कौन सा हार्मोन पैदा होता है। नेम द सोर्स ग्लैंड ऑफ द हार्मोन सीक्रेटेड इन द कंडीशन, उस कंडीशन में जो हार्मोन पैदा हुआ वो हार्मोन कौन सी ग्लैंड से पैदा हुआ, उस ग्लैंड का नाम लिखना है। स्टेट एनी 2 रिस्पॉन्स इन द बॉडी रिजल्ट ऑफ द सेक्रेशन ऑफ दिस हार्मोन्स, ये जब हार्मोन निकलेगा तो उसकी बॉडी में 2 क्या रिस्पॉन्स होंगे वो लिखना है। तो तुम्हें जब पढ़ा होगा कि डर की वजह से कौन सा हार्मोन पैदा होता है, उससे क्या हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, वही सब आंसर में लिखना है। आगे, किसी तालाब जिसका ये उसके और में है, इसको छोड़ देते हैं, चल रहने दो, करना है, चलो लिख ले, पढ़ लेते हैं।
किसी तालाब जिसका संग्रहित पानी गहरा हरा दिखाई देता है, उसमें कोई छात्रा तंतु के समान संरचनाओं को पहचानती। इन संरचनाओं का नाम लिखिए। जीव किस प्रकार गुणन करते हैं, इनकी तुलना लैंगिक जनन विधि से कीजिए। अरे कभी कभी तुम लोगों ने देखा होगा कि पानी है, वो पानी हरा हरा हो गया है, तो उसके अंदर क्या होता है? कभी तुमने देखा होगा कोई तालाब जिसके अंदर हरा हरा कुछ क्या कहते हैं, बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ हरे हरे बहुत सारे होते हैं, वो पानी हरा दिखाई देता है उनकी वजह से। बाल जैसे स्ट्रक्चर तैरते रहते हैं, पानी हरा दिखाई देता है, उनका नाम लिखना है। और वो कैसे पैदा होते हैं आगे उनके बारे में बताना है। नेम द फिलामेंट्स स्ट्रक्चर आ स्टूडेंट कुड आइडेंटिफाई व्हेन ही कलेक्ट वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड एंड अपीयर डार्क ग्रीन। एक स्टूडेंट है, वो एक पॉन्ड से एक पानी को लेती है, उस पानी में उसको ऐसे हिलते हुए फिलामेंट यानी कि बाल जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं हरे हरे रंग के, और उन्हीं की वजह से उसको पानी भी हरा दिखाई देता है। तो सीधी बात है, वो क्या होगी? तुम खुद अंदाजा लगा लो क्या होंगे। और हमको ये बताना है कि वो जो स्ट्रक्चर है वो कैसे मल्टीपल होते हैं, यानी कि कैसे आगे बढ़ता रहता है, और उसके रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल मोड से हमें कंपेयर करना है। ठीक है, आगे ये रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से है, प्रजनन वाले पार्ट से है ये रिप्रोडक्शन। आगे क्या होता है जब, ये देखो मैंने साल की शुरुआत में हमारी ऑफलाइन क्लास में कहा था कि क्या होता है वाले क्वेश्चन आते हैं। व्हाट हैपेंड व्हेन जिंक ऑक्साइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराई जाती है। जिंक ऑक्साइड माने ZnO, जिंक ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH। ठीक, इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा बता देना है। अभी फॉर्मूले मैंने थोड़े गलत भी हो सकते हैं, पर ध्यान से रखना, इनको अच्छे से लिख लेना। लाल तप्त लोहे की भाप से के साथ क्रियाएं करा चुका हूं मैं। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट की इथेनॉल अम्ल से अभिक्रिया कुछ दिन पहले करवाया है। जिप्सम को 373 डिग्री पर गर्म किया जाता है, ये तो अभी इसी का क्वेश्चन ऊपर था। ठीक, बताओ क्या होगा जब जिंक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से। बताओ जब स्ट्रीम पास होगी रेड हॉट आयरन से। बताओ एथेनॉइक एसिड रिएक्ट करेगा सोडियम बाइकार्बोनेट से, इसी का क्वेश्चन एथेनॉइक एसिड का ऊपर था। जिप्सम इज हीटेड अप टू 373 केल्विन, इसका भी क्वेश्चन अभी ऊपर था। बताओ क्या होगा, इसमें रिएक्शन लिख दो। अब तुमको एक डायग्राम दिया हुआ है ये, ठीक है, बताओ क्या करना है। परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। कुल प्रतिरोध माने पहले इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ो, फिर इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ देना, आ जाएगा। कुल विद्युत धारा ज्ञात करनी है। जब कुल प्रतिरोध आ जाएगा तो V बराबर IR वाले सूत्र से धारा ज्ञात कर लेना। बोला है कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। अब देखो 3 रेजिस्टेंस दिया है, 2 सीरीज में दिए, एक पैरेलल दिया है। तो सीरीज वाले को पहले जोड़ लो, सीरीज वाले को पहले इन दोनों को सीरीज में जोड़ लो, यहां पर जो बनेगा इन दोनों को पैरेलल जोड़ देना, तो हमें बड़ा R मिल जाएगा, टोटल R। आगे कैलकुलेट टोटल सर्किट करंट पता करना, इलेक्ट्रिक करंट। तो V बराबर IR से तुम लोग करंट पता कर लेना, जब हमको टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। और V तुमको कितना दिया हुआ यहाँ पर? 4 वोल्ट दिया है, V बराबर 4 वोल्ट। आगे लास्ट क्वेश्चन केस स्टडी का, बहुत बढ़िया। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ गया। और पता है ये जो केस स्टडी है बिल्कुल फर्जी केस स्टडी है, चैप्टर नंबर 2 की है, मैं अभी बता दे रहा हूँ, चैप्टर नंबर 2 की। देखो, मिस्टर तोमर का सोडियम का यौगिक X को पकौड़ों को कुरकुरा बनाता है। अब देखो चैप्टर नंबर 2 में सोडियम का एक ऐसा यौगिक जो पकौड़ों को कुरकुरा बनाता है। अब मुझे बताओ, जब हमने पीछे वो 4-5 चीजें बनाई थी सोडियम से, तो उसमें से हमने एक के उपयोग में ये लिखवाया था कि ये खस्ता कचौरी बनाने के काम आता है, तो उसी का नाम लिख देना वो कि खस्ता कचौरी, यानी कि पकौड़ों को कुरकुरा कौन बनाता है, कौन खस्ता बनाता है पकौड़ों को, वही है ये। ठीक है, और कुछ नहीं है, जिसके उपयोग में लिखवाया था कि ये खस्ता कचौरी बनाने का काम करता है, वही है। यह एक क्षारीय लवण है जो एंटी एसिड के रूप में उपयोग होता है। इसे बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड का उपयोग कच्चे पदार्थ के रूप में किया जाता है। ठीक हो गया। सोडियम के उस यौगिक का नाम पहचान कर उसका रासायनिक सूत्र लिखिए। बता दिया मैंने, तुम्हें हिंट दे दिया कि जिसके, ये क्या हो गया, कि जिसके उपयोग में हमने ये लिखवाया था कि वो खस्ता कचौरी बनाने के काम आता है, वही इसका आंसर है। ठीक है, जिसके उपयोग में हमने ये लिखवाया था कि वो खस्ता कचौरी बनाने के काम आता है, वही इसका राइट आंसर है, वो X वही है, और उसका हमें फॉर्मूला लिख देना है। X को बनाने में होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। अब वो जो पदार्थ हमने बनाया यौगिक, उसका रासायनिक समीकरण लिख देना है पहले।
आगे, एक्स को गर्म करने पर निकली हुई गैस का परीक्षण कैसे करेंगे। देखो हम जनरली उस चैप्टर में हमारे पास दो ही गैसें निकली हैं, या तो हाइड्रोजन गैस निकली होगी या तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली होगी। हाइड्रोजन गैस के लिए हमारे पास पॉप साउंड टेस्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमारे पास लाइम वाटर टेस्ट होता है। ठीक है, तो जो गैस उसमें निकल रही होगी तुम्हें याद होगा, उसके नाम लिख देना। इंग्लिश में पूछ रहे हैं, इंग्लिश में पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मिस्टर तोमर यूज अ कंपाउंड ऑफ सोडियम एक्स। सोडियम का एक कंपाउंड है जो किसके लिए यूज किया जा रहा है, पकौड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए यूज किया जा रहा है। अब ध्यान से मेरी बात का जवाब दो। चैप्टर नंबर 2 में जब हम सोडियम से वो 4-5 चीजें बनाई थी, उसमें एक के यूज में लिखवाया था इसको हम क्रिस्पी पकौड़ाज या कचौरी बनाने के लिए यूज करते हैं। जिसके यूज में हमने वही लिखवाया था ना, ये चीज लिखवाई थी, वही ये एक्स चीज है और कुछ नहीं है। तो मैं हिंट दे दिया, अब इसका नाम लिख लो, ये एक्स क्या है। इट इज कोरोसिव बेसिक सॉल्ट और ऑल्सो यूज एन इंग्रेडिएंट ऑफ एंटी एसिड। इसे एंटी एसिड के रूप में यूज करते हैं। इट इज प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम क्लोराइड। इसको हम तब बनाते हैं जब हमें हमारा सोडियम क्लोराइड से इसको बनाते हैं एज द रॉ मटेरियल। ठीक है, छोड़ो, हमें आंसर देना है। राइट द केमिकल नेम। उसका केमिकल नेम क्या है जिसके यूज में हमने क्रिस्पी बनाता है, ये चीज क्रिस्पी बनाती है पकौड़ों को, ये लिखवाई है, उसका केमिकल नेम लिख देना है। खस्ता कचौड़ी बनाने के लिए बेकिंग, आगे खुद सोच लो क्या है वो बेकिंग, वो कौन, एक्स कौन है, बेकिंग। अब आगे खुद सोच लो। तो आइडेंटिफाई कंपाउंड और उसका सोडियम का कंपाउंड क्या, उसका नाम लिख दो और उसका केमिकल नेम लिखना है और ये लिखना है कि राइट अ केमिकल इक्वेशन। अब उसको बेकिंग उसको बनाते कैसे हैं, इसका एक इक्वेशन लिख दो, लिखवा रखी है। हाउ शुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ गैस। अब उसमें से उसके रिएक्शन से जो गैस निकलती होगी, या तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी या कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। हाइड्रोजन निकलेगी तो पॉप साउंड टेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो लाइम वाटर टेस्ट। अब जो गैस उसमें निकलती होगी उसी के लिए इनका वो लिख लेना। तो देखो हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए और सारे क्वेश्चन बढ़िया थे, कोई भी क्वेश्चन सिलेबस से बाहर का नहीं है, पर जीतेगा वही जिसने डीपली पढ़ा होगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन है आसान, तो जिसने क्लासेस में अच्छे से पढ़ा होगा, टॉपिक्स को अच्छे से समझा होगा, तो वही इसको कर पाएगा। तो इसको आराम से देख लो और कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं किसी नए पेपर के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।